So is it in the center? Is it? Yes. So this is the mean position, this is extreme position 1 and this is extreme position 2. Okay. Now suppose at some instant of time the displacement is x. The displacement is x. Suppose it is at point P. इनको कुछ बुक्स में नाम भी दिए हुए हैं ये पॉइंट्स को, ये पोजीशंस को. समझो इसको O बोल दो और इसको A और इसको B. ठीक है. तो मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ मीन पोजीशन से ये कितना ले रहे हम x डिस्प्लेसमेंट हुआ. ओके राइट. पहले निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी के. ड्रॉ कर लिए. ये मैं पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा, आप समझ लो कि कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास m परफॉर्मिंग लीनियर SHM along the path AOB where O is the mean position, A and B are the extreme positions. ऐसा भी बोल दी तो चलेगा. फिर लिखना कि let the displacement be x at some instant of time. और ये जो पाथ ए बी है इसको पाथ लेंथ भी बोलते हैं कभी कभी. पाथ लेंथ ए टू बी जो डिस्टेंस है उसको पाथ लेंथ बोलते हैं. तो पाथ लेंथ क्या है SHM में? डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम पोजीशंस. एंड हाउ मच विल इट बी? इट विल बी ट्वाइस द एम्पलीट्यूड. ट्वाइस द एम्पलीट्यूड. हाँ, और एक सवाल और याद आया मुझे कि ऐसा है MCQ कि in one oscillation how much is the distance covered and how much is the displacement taken place? How much is the displacement and how much is the distance? Displacement is 0. How much is the distance? No, it is 4 times A. 4 times A. यहां से यहां तक गया A, यहां से इधर आया A, 2 बार A, फिर इधर से इधर गया 3A, इधर से इधर आया 4A. तो डिस्टेंस 4A, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0. डिस्प्लेसमेंट कभी भी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच के डिस्टेंस को बोलते. अब यहां पर उन्हें जा है वहीं आ जा रहा पूरा एक ऑसिलेशन के बाद, तो डिस्प्लेसमेंट 0 बोलना और डिस्टेंस को बोलना 4A टाइम्स. ओके, खैर उतना टाइम बचा था तो मैंने आपको बोल दिया जब तक आप फिगर ड्रॉ कर रहे थे. तो x इज द डिस्प्लेसमेंट एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम. सो एट दिस इंस्टेंट व्हाट विल बी द वेलोसिटी? v इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड में अगर प्लस माइनस हटा दिया तो मैंने, तो आप बोलेंगे ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. दिस इज द वेलोसिटी. एंड काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाफ mv स्क्वायर. राइट. सो काइनेटिक एनर्जी इसको आपकी टेक्स्ट बुक वाले ने शायद E k ऐसा नाम दिया है. E k काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, बचपन का हमारा फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv स्क्वायर. हाफ mv स्क्वायर. तो व्हाट इज m? m इज द मास ऑफ द पार्टिकल. जो पार्टिकल ये मोशन कर रहा, तो m इज द मास, v इज द वेलोसिटी. राइट. इसमें कुछ स्टेप्स काटे हुए नहीं है. अगर आप टेक्स्ट बुक को भी स्टेप पर ऐसा उंगली रखते जाओ और मैं जो लिख रहा वो अगर आपको ठीक ठीक लगते जा रहा तो आप ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है. जहां पर ऐसा लग रहा है कि उसने स्टेप छोड़ा तो वहां पर आप वो स्टेप लिख लो. ठीक है ना? क्योंकि मैं देख रहा कि ज्यादातर आप लिखने में मशगूल दिख रहे. तो आप टेक्स्ट बुक पर बिल्कुल उंगली रखिए. ठीक है. तो दिस इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. तो हियर आई विल सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ दिस v. सो नाउ ek विल बी इक्वल टू ek. ओके, ek इक्वल्स टू हाफ m. अब ये v का स्क्वायर मतलब ओमेगा का स्क्वायर इनटू, अब ये इसका रूट उड़ जाएगा सिर्फ. जब आप इसका स्क्वायर लेंगे ना
तो रूट उड़ जाएगा, तो रूट उड़ गया तो ये बचेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इनफैक्ट ये काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन ही आ गया यहां पर, इसको आप बॉक्स में भी डाल सकते हैं। मतलब इसके ऊपर आपको प्रॉब्लम पूछा जा सकता है, यू कैन बी आस्क्ड द क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑन दिस। थ्योरेटिकली भी पूछे हुआ है, ये भी 4 मार्क्स के लिए पूछा हुआ है। दोनों निकालो बोला लेकिन उसने, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों भी। तो चाहे तो यहां पर आप के को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बोलिए के कैसा आएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय एम, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय एम। तो फिर इन टर्म्स ऑफ के, इन टर्म्स ऑफ के ये इक्वेशन कैसा बनेगा, ई के इज इक्वल टू हाफ, ओमेगा स्क्वायर हटा दिए तो के बाय एम आ जाएगा, के अपॉन एम। तो ये एम और ये एम कैंसल हो जाएगा, फिर क्या बचेगा आपके पास, के। इनफैक्ट मैं यही बोल सकता, देयरफॉर के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, ऐसा बोल सकता ना इस पर से, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय एम। देयरफॉर या उसको ऐसा उल्टा लिखो ना, एम ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू के, यानी एम ओमेगा स्क्वायर हटा के आप क्या डालो, के। तो यहां पर के आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर इन टर्म्स ऑफ के अगर उसने क्वेश्चन पूछा, न्यूमेरिकल पूछा, तो आपको इन टर्म्स ऑफ के भी मालूम रहना चाहिए। स्प्रिंग कांस्टेंट, के इज स्प्रिंग कांस्टेंट, न्यूटन पर मीटर उसका यूनिट है। वो पहला लेक्चर नहीं किया ना आपने, इसलिए। चल अब उसी तरीके से इन्होंने क्या करे, यहां पर मैंने बोला ना x को इंट्रोड्यूस करे उन्होंने, x को, x की वैल्यू ये डाल दिए, a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, x की वैल्यू। बोलिए, तो अगर मैं वो x की वैल्यू वहां यहां पर डालूंगा तो ई के विल बी इक्वल टू व्हाट, हाफ के इंटू ए स्क्वायर माइनस, अब यहां पर ये x का स्क्वायर मतलब ये टर्म का स्क्वायर, राइट। तो मैंने ये टर्म का अगर स्क्वायर ले लिया ब्रैकेट में, पहले ब्रैकेट में लिख लिया मैंने ए साइन, एक मिनट ऐसा लिखता हूं, ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, और ये जो है इसका स्क्वायर लेना है हमको। यहां बंद कर देता, नहीं जम रहा, डायरेक्ट स्क्वायर कर लूं, डायरेक्ट स्क्वायर कर लूं, आपकी इजाजत है तो। ब्रैकेट बहुत हो जा रहे ब्रैकेट्स इसमें, तो ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर है माइनस, अब ये एक्स का स्क्वायर बोलिए आप, तो आप बोलेंगे सर लिखिए ना, मैं बोलूंगा बोलिए ना, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस अल्फा, ये है ना यार, इधर स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर डालेंगे, एंगल का थोड़ी स्क्वायर डालते। आप लोग भी ना, ज्यादा ऑसिलेशन हो गया है शायद, ज्यादा ऑसिलेट हो गए शायद आप ऐसा। ओके, ई के इज इक्वल टू जकवान, टेल मी कॉमन क्या है अंदर ब्रैकेट में, ए स्क्वायर है ना यार, पूरा बोला, तुम लोग बहुत ऑसिलेट हो गए शायद, के इंटू ए स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बचा, 1 1 1 1 1, ए स्क्वायर कॉमन है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस अल्फा, वो बताया हुआ है वो अपन देख लेंगे बाद में। चलो ये तो बात समझ में आ गई आपकी। चलो पोटेंशियल एनर्जी के लिए जाते हैं। अब हम ये कहते हैं कि जब ये पार्टिकल यहां पर आ गया, पी पोजीशन पे आया, यानी कि वो मीन पोजीशन से हटा, और अपने पहले लेक्चर को याद करो,
मीन पोजीशन से हटा, रेस्टोरिंग फोर्स आ गए, राइट। समझो जब ये यहां पर था तो इस वक्त एक्स डिस्प्लेसमेंट के लिए एफ इतने रेस्टोरिंग फोर्स बने। भाई उन्हें मीन पोजीशन से हटा, उसका डिस्प्लेसमेंट एक्स हो गया, डिस्प्लेस हुआ मतलब रेस्टोरिंग फोर्स बनेंगे। समझो पी पर रहते हुए उसके अंदर रेस्टोरिंग फोर्स कितना बना, एफ बना। टोटल के लिए कितना बना वो नहीं निकाल रहा मैं, सिर्फ यहां की हद तक निकाल रहा, अभी एफ इतना बना। समझो उसका फर्दर डिस्प्लेसमेंट dx हुआ, फर्दर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, dx। अब वो एक नई पोजीशन पर आया, क्यू पोजीशन, आपकी किताब वाले ने नहीं बताया, जबकि वो बताना चाहिए था कि dx इतने डिस्प्लेसमेंट से पार्टिकल इधर आगे गया और किसके अगेंस्ट गया, किसके अगेंस्ट, रेस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट। यानी डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो अगेंस्ट द रेस्टोरिंग फोर्स हो रहा, अगेंस्ट द रेस्टोरिंग फोर्स हो रहा, राइट। आप समझ रहे हैं ना, अगेंस्ट द रेस्टोरिंग फोर्स हो रहा तो वर्क हैज टू बी डन, वर्क हैज टू बी डन। सो दैट वर्क डन आई विल टेक इट एज dw। अब dw क्या है, वर्क डन फॉर द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx अगेंस्ट द फोर्स। और बचपन से वर्क डन का फॉर्मूला हम पढ़ते हुए आ रहे, क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना है, F इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, dx। लेकिन ये वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स हो रहा, इसलिए यहां पर क्या लगाने चाहिए आपने, माइनस साइन। अग्री, एग्री विद दिस, ओके। अब कुछ लोगों का यह कहना रहेगा सर आपने x पे रहते हुए x डिस्प्लेसमेंट पर आपने फोर्स F लिया, अब चूंकि उन्हें dx से आगे बढ़ा तो मतलब अब फोर्स सेम नहीं रहेगा, और बढ़ेगा ना, क्योंकि x में dx ऐड हो रहा, x में dx ऐड हो रहा। तो आप बोलेंगे सर F में आप क्यों नहीं ऐड कर रहे, F प्लस dF क्यों नहीं ऐड कर रहे, क्योंकि ये तो F फोर्स तो सिर्फ इतने डिस्प्लेसमेंट के लिए, आपने dx से आगे बढ़ाया उसको, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ मतलब डिस्प्लेसमेंट बढ़ा। लेकिन ये जो डिस्प्लेसमेंट बढ़ा वो बहुत कम लेवल का लिए हमने, बहुत इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल लिए। वो इतना स्मॉल है कि यहां पर जितना रेस्टोरिंग फोर्स है उतना ही यहां पर है, इसलिए हमने dF फैक्टर वहां पे नहीं लिया। तो वहां पर एक वर्ड यूज किया गया है, इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। इट इज सो स्मॉल, इट इज सो स्मॉल दैट अगर यहां पर फोर्स F है तो dx पर भी, x प्लस dx पर भी F ही है। अरे भाई अगर कोई अगर दुकानदार कोई चीज़ कीमत कम कर रहा, समझो वो 100 रुपये की है, उसने बोला ठीक है आप जो है ना 49 रुपीज़ दे दो, तो आप गुस्से में आके क्या बोलते, अब 50 में दे दो ना, फिर 1 रुपये कम करके क्या फ़ायदा। यानी 50 इज एज गुड एज 49 फॉर दैट दुकानदार। हाँ अच्छा मैंने 100 बोला क्या, अच्छा 100 बोला तो 99 रुपीज़ दे दो बोलेंगे उन्हें। भाई कमी भी हुई तो उतनी सी, आपके लिए 100 और 99 में कुछ ज़्यादा फर्क है क्या, नहीं, आप बोलेंगे वो तो उसके बराबर है, 100 इज इक्वल टू 99, समझ रहे आप। तो वैसी चीज यहां पर है, ये एनालॉजी भाई ठीक है, हाँ बैठ गए। x और x प्लस dx भी फोर्स F है, चलो ओके ये हो गया। परंतु हमको F का एक इक्वेशन मालूम है, F इज इक्वल टू माइनस kx, पढ़े थे ना हमने, F इज इक्वल टू माइनस kx, याद है। अरे हाँ तो बोलो, ना तो बोलो, कुछ तो बोलो। आप ऐसा बोलते ना तो जब मुझे लगता कि मैं कुछ तो भी पढ़ा रहा हूं, आप कुछ समझ पा रहे हैं। तो F हटा के मैं डाल दूंगा माइनस kx। सो F यहां लिख देने का, बट F इज इक्वल टू माइनस kx। मैं बराबर चल रहा हूं ना, चलिए अब dw के इक्वेशन में डाल देंगे ये वैल्यू फिर। सो देयरफॉर dw इज इक्वल टू क्या डालना है, माइनस kx। तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा फिर, kx dx।
kx dx। ओके, चलिए अब इस इक्वेशन का हम इंटीग्रेशन करते हैं, और अगर हम ये कहें कि 0 to x के लिए जो टोटल वर्क डन हुआ इसको आप इंटीग्रेट कर लो तो मिल जाएगा, इसको आप इंटीग्रेट कर लो तो मिल जाएगा। चलो फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, उसको बोलेंगे w इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dw फ्रॉम लिमिट्स 0 to x विद इन लिमिट 0 to x इज इक्वल टू k कांस्टेंट है इसलिए उसको इंटीग्रल के बाहर रख रहा, k इंटू इंटीग्रल x dx फ्रॉम 0 to x, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट x। मुझे मालूम आपके मन में एक सवाल है, लेकिन मैं वो सवाल नहीं आने दूंगा यहाँ पर, उसको एंटरटेन ही नहीं करूँगा क्योंकि फिर मेरा उसमें 10-15 मिनट चले जाएंगे। ओके चलो, नाउ दिस इज इक्वल टू w इज इक्वल टू k इंटू, चलो इसका इंटीग्रेशन बोलो, x स्क्वायर अपॉन 2। और चूंकि लिमिट सेम है तो इसलिए मैं लिमिट नहीं रख रहा, वही वैल्यू आने वाली, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वही वैल्यू आने वाली है, इसलिए इसको ऐसे ही रख दिया। सो देयरफॉर w इज इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर। dw हमने ये dx के लिए वर्क डन जो हुआ, क्यों? क्योंकि ये फोर्स इधर, फोर्स जो है उसको इधर खींचना चाह रहा, ये फोर्स F इधर खींचना चाह रहा, और जबकि हम डिस्प्लेसमेंट उधर करना चाह रहे हैं, राइट? तो फिर उसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा, इसलिए हमने ये वर्क डन निकाले हैं, dw इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू डी एक्स, है ना? ओके, ये हाफ kx स्क्वायर आ गया। Now this work done is stored in the form of potential energy. This work done is stored in the form of potential energy. So as good as I am saying that this is the equation for potential energy. So therefore potential energy is equal to W is equal to half kx square. और इसका दूसरा रूप के हटा के एम ओमेगा स्क्वायर, के हटा के, वहां पर हमने क्या करे थे, के नहीं था, के लेकर आए थे, यहां पर के है तो एम ओमेगा स्क्वायर लेकर आ रहे, तो इसको हम बोलेंगे इसका दूसरा रूप, और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अच्छा, आप बोल सकते पोटेंशियल एनर्जी कहाँ जीरो रहेंगी और कहाँ मैक्सिमम रहेगी? मीन पर जीरो रहेंगी, क्योंकि एक्स जीरो रहेगा, क्योंकि एक्स जीरो रहेगा, और एक्सट्रीम पर एक्स मैक्सिमम रहेगा, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहेगी। यानी जितनी ज्यादा हाइट उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी रहती है, ये तो लॉजिक अपने को मालूम है। बॉडी अगर सेम रखे, ग्रेविटी सेम रखे, तो पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट, ज्यादा हाइट ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी। वैसे ही जितना वो मीन से दूर रहेगा उतनी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा रहेगी। तो कहां पर रह रही पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा? एक्सट्रीम पे। तो वहां काइनेटिक एनर्जी क्या आई थी? जीरो आई थी, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम आई थी। और अब मीन का बोलो, मीन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी और पोटेंशियल एनर्जी अब जीरो रहेगी, क्योंकि x इज इक्वल टू जीरो है वहां पर। तो अगर किसी ने आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी भी पूछ लिया और पोजीशन से रिलेट करने के लिए कहा, तो आपने प्लीज याद रखना, ठीक है? ओके, चलो अब जरा वो टर्म ले लेंगे, x इज इक्वल टू वहां डाल देंगे पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर के जगह पे बोलो मुझे वहां क्या डालूं मैं? वो x की वैल्यू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस अल्फा। यहाँ वन माइनस का कुछ लफड़ा नहीं है, ये बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी वैरीज विथ, बोलिए, वैरीज विथ साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा।
और उधर क्या था, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस अल्फा। ये भी एमसीक्यू में आपको पूछा जा सकता है। इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी को ईपी यूज करे थे शायद, अब मैंने ईपी डाले च नहीं, डाल दो ना यहां पर, ईपी इज इक्वल टू, ईपी इज इक्वल टू ईपी, ईपी इक्वल्स टू, ई सफिक्स पी है वो। आप वो किताब पे उंगली नहीं रख रहे यार, मैं बोल रहा भी, आप मुझे बोलो कहीं पर ऐसा कुछ ऐसा वो हो जा रहा, क्योंकि जैसा ओमेगा टी प्लस अल्फा, मैं अल्फा यूज कर रहा हूं ना, फाई यूज कर रहे, वहां भी अपनी नहीं बोले आपने मुझे। आदत से मजबूर रहते ना, आदत से मजबूर है, क्योंकि अल्फा पहले से मैं यूज करते हुए आ रहा। हमारे पुराने बुक्स में जितने भी अल्फा 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 है, अचानक इन्होंने क्या कर दिया, फाई लेकर आ गए। सो मैंने हटके कुछ करा ना, तो ऐसा समझ में आता लोगों को, ऐसा कुछ तो भी हटके करने का है ना। चलो, मतलब हम कपड़े सीधे पहनते हैं तो थोड़ा कपड़े उल्टे पहन कर आ जाओ, कुछ तो भी नया, कुछ तो भी नया। चलो खैर, टोटल एनर्जी का बोलो, जकमान बोलो जल्दी। यस, ई के प्लस ईपी, ई के काइनेटिक एनर्जी है, ई पे पोटेंशियल एनर्जी। चलो वैल्यूज डाल दें, इन टर्म्स ऑफ के वाले डालेंगे पहले, इन टर्म्स ऑफ के वाले। चलो इज इक्वल टू ई के क्या आया था इन टर्म्स ऑफ के, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चलो ओके, वेरी गुड, प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। ओके, कौन सा वाला, वो भी ले सकते, वन हो जाएगा वो आगे चल के। ये इजी वाला है, ये इजी पड़ता। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नहीं वन नहीं होगा, हाफ के ए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हाफ के एक्स स्क्वायर ये एक नेगेटिव टर्म और ये पॉजिटिव टर्म कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा, सिर्फ टोटल एनर्जी विल भी रहेगा हाफ के ए स्क्वायर। के की वैल्यू क्या है सकवान, के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये ओमेगा को वहां पर इंट्रोड्यूस करिए प्लीज। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। लेकिन मैं ओमेगा हटाना चाहता हूं, T इज इक्वल टू 2 पाई ओमेगा है, फ्रीक्वेंसी लेना है मुझे, सॉरी। ओमेगा इज इक्वल टू क्या है, 2 पाई एन, ये आपने सर्कुलर मोशन में पढ़े हुआ है, और एन क्या है, फ्रीक्वेंसी, नहीं सादी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, एन लिए ना हमने कल, डिफाइन करें ना। तो एन इज फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। चलो फिर ये डाल दो, ये वैल्यू यहां पर, तो आप बोलेंगे सर ठीक है डाल देते हैं, E इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा हटा के इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो डाल दो स्क्वायर डायरेक्टली, 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर। ओके, अब ये जो टर्म है, ये जो टर्म है ये कांस्टेंट है, इट्स कांस्टेंट। मास अगर चेंज नहीं कर रहे तो, पार्टिकल का मास अगर चेंज नहीं कर रहे तो इस वजह से मैं अब कंक्लूजन ये निकाल रहा कि एनर्जी इन एसएचएम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर, एन स्क्वायर है ना, एंड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर when I am not changing the mass of the particle, when I am not changing the mass of the particle। ये भी MCQ का है। समझ आ गई बात आपकी।
पल्ले पड़ गई। अब t के साथ भी रिलेट कर सकते हैं क्योंकि n इज इक्वल टू 1/t, n इज इक्वल टू 1/t। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, क्योंकि n इज इक्वल टू 1/t, राइट। इसका मतलब यह हुआ, समझो मैंने बोला कि टाइम पीरियड मैंने किया डबल, तो कितने टाइम्स एनर्जी घटेगी? घटेगी 4 टाइम्स घटेगी। घटेगी बोल रहा मैं, क्यों? क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है। और यहां क्या पूछा था? बढ़ेगी, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है, यहां पर इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है। याद रहेगा ये? ओके, चलो ये हमारे कंक्लूजन्स और ये हमारे स्पेशल केसेस। और उन्होंने फिर ऐसा स्टेटमेंट दे दिया आपकी किताब वालों ने, टोटल एनर्जी इन एसएचएम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द पार्टिकल, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी, स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी, द फोर्स कांस्टेंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पीरियड ऑफ स्क्वायर ऑफ द पीरियड। ये आपकी किताब वालों ने, ये जो मैंने लिख के दिया ना, इन सबको वर्ड्स में लिखे उन्होंने। क्या लिखे वर्ड्स में? टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, total energy is directly proportional to the square of the frequency, total energy is directly proportional to the square of the amplitude, total energy is inversely proportional to the square of the period of SHM। ओके, और फिर 3 स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस मैं अभी फटाफट आपके सामने पेश कर देता हूं। स्पेशल केसेस में क्या क्या लिए उन्होंने? कितने केसेस लिए? 3। चलो पहला केस लेते हैं। पहला आप खुद ही बोलिए मुझे। स्पेशल केसेस। पहला एट मीन, वेरी गुड, एट मीन। बोलिए व्हाट इज x इज इक्वल टू 0। चलो ई के निकालो, ई के निकालो पहले, ई के निकालो। इट विल बी हाफ m ओमेगा स्क्वायर, x 0 है ना, x 0 है, तो क्या बचा फिर? a स्क्वायर। ओ माई गॉड, दिस इज द टोटल एनर्जी E, बिकॉज दिस इज द इक्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी, राइट? सो ऑफ कोर्स देन पोटेंशियल एनर्जी शुड कम टू बी 0, क्योंकि यही जगह टोटल एनर्जी आ गई पूरी, तो फिर हमारी पोटेंशियल एनर्जी यानी EP, ये कितना आना चाहिए? 0. Let us see whether it comes half m omega square into x. X is 0. So of course this is 0. So kinetic energy is maximum where? At mean, and potential energy is 0 where? At mean. उसका ग्राफ बताया उन्होंने, ग्राफ ड्रॉ करेंगे अपन 2 मिनट में। चलो सेकेंड केस बोलो। सेकेंड केस एक्सट्रीम, एट एक्सट्रीम, एट एक्सट्रीम बोलो x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a। चलो E के बोलो, E के हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, क्योंकि x की वैल्यू a लेना है ना, एक्सट्रीम पे है हम, तो वहां पर x की वैल्यू क्या लेंगे? a लेंगे ना, 0 नहीं। तो फिर E के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। वेरी गुड, 0, क्योंकि ये टर्म 0 हो जाएगा और ये टर्म के 0 होने की वजह से पूरा टर्म 0 हो जाएगा। E के इज 0। चलो अब EP बोलो, EP हाफ m ओमेगा स्क्वायर, x स्क्वायर अपना फॉर्मूला है, तो x के बजाय a स्क्वायर। ओ माय गॉड, ये तो E है टोटल एनर्जी। तो इससे साबित क्या हो रहा? साबित ये हो रहा एट मीन पोजीशन द टोटल एनर्जी कंसिस्ट ऑफ ओनली काइनेटिक एनर्जी।
Can I make this statement? At mean position, the total energy consists of only what? Kinetic energy. Coming to second special case. अब बोलिए, the total energy consists of only potential energy when the particle is at extreme position. ये स्पेशल केस इसको बोल रहे हैं, वो इस चीज को बोल रहे हैं वो. स्टेटमेंट याद रहेगा, मीन पर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी और एक्सट्रीम पर सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी. अब थर्ड स्पेशल केस उन्होंने लेकर आए. थर्ड स्पेशल केस उन्होंने बोल रहे एक ऐसी कंडीशन है, ऐसी सिचुएशन है जहां पर ई के इज इक्वल टू ई पी, यानी जितनी काइनेटिक एनर्जी है उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी, मतलब 50-50. आधी काइनेटिक एनर्जी है, आधी पोटेंशियल एनर्जी है. तो अब इसको इक्वेट करेंगे इंशाल्लाह. चलो इक्वेट करो. तो ये बोलिए मुझे काइनेटिक एनर्जी का क्या इन टर्म्स ऑफ के बोलो जरा. एम ओमेगा स्क्वायर लिखने में जान पे आ रहा. इन टर्म्स ऑफ के बोलो. हाफ के इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बोलिए हाफ के बोलिए एक्स स्क्वायर. अब बोलेंगे सर अपनी इस इक्वेशन से क्या करेंगे सर? इस इक्वेशन से हम ये निकालेंगे कि कितने डिस्प्लेसमेंट पे मुझे ये कंडीशन मिलेगी. फ्रॉम द मीन पोजीशन कितने डिस्प्लेसमेंट पे मुझे ये कंडीशन मिलेगी. ओके चलो, तो 2 तो पूरे इक्वेशन में कॉमन है, हटा दो और हटा दो. अभी भी कुछ गलत नहीं कर रहा ना मैं? आई होप आई एम नॉट मेकिंग एनी मिस्टेक. चलो ओके, तो अब ये टर्म को इधर ला लो, तो ये हो जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर और ये भी माइनस के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के ए स्क्वायर. जरूरत नहीं, हो गए, डरो मत. अब पूरे इक्वेशन में के कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा. कट. अब ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वेयर इक्वल्स टू, नहीं चालू रिकॉर्डिंग चालू. हाँ, माइनस 2x स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर. सही जा रहे हम? सही जा रहे. So therefore now x square will be equal to, in fact minus x square will be equal to a square upon 2, या फिर x square is equal to minus a square upon 2. लेकिन स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, राइट? तो इसलिए हम ये लिख सकते हैं कि x is equal to प्लस माइनस a upon √2. ये लाना था, यानी इतने डिस्प्लेसमेंट पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो जाएगी. इन्होंने तो चौथा भी एक स्पेशल केस लिया. अब आप वो कर लो चौथा वाला. क्या वो भी कराओ? फोर्थ केस. तो दोनों एनर्जीज में क्या रिलेशन रहेगा? ई के विल बी हाफ ऑफ ई. तो यानी कि आपके टेक्स्ट बुक का स्टेटमेंट लिख रहा हूं, ई के इज इक्वल टू ई पी इज इक्वल टू ई का आधा, 50% पोटेंशियल एनर्जी और 50%
काइनेटिक एनर्जी। कितने डिस्प्लेसमेंट पे? वो डिस्प्लेसमेंट पे, उतने डिस्प्लेसमेंट। आप यहां नहीं बोलना मीन और एक्सट्रीम, क्योंकि वो मीन पोजीशन भी नहीं है और एक्सट्रीम पोजीशन भी नहीं है। ठीक है, ओके। अब एक चौथा केस उन्होंने ऐसा लिया, आपकी टेक्स्ट बुक का चौथा स्पेशल केस दिख रहा है कि ये चौक? चौथा स्पेशल केस। अब चौथे स्पेशल केस में उन्होंने ये लिया कि एट x इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड, x इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड, x इज इक्वल टू a/2 जब रहेगा तो क्या रहेगा बोल रहे हो? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। x जो है वो एम्पलीट्यूड के आधा है, यानी मीन और एक्सट्रीम के बीच में। फिगर में बताऊं, ऐसा है, ये मीन, सॉरी ये एक्सट्रीम और ये एक्सट्रीम और ये मीन पोजीशन, तो यानी कि ये मीन और एक्सट्रीम के बीच में है, ये है a/2। तो यहां पर क्या है वो पूछ रहे वो, यहां पर की स्पेशलिटी क्या है, यहां पर की स्पेशलिटी क्या है? तो x की वैल्यू आ गई, चलो e के बोलो, e के बोलो, e के हाफ के इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो x के बजाय क्या डालना है? a/2। x का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर अपॉन 4, 2 का भी स्क्वायर लेना पड़ेगा ना, तो a स्क्वायर अपॉन 4। इसको सॉल्व कीजिए, तो हाफ के इंटू 3a स्क्वायर अपॉन 4, 3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। चलो अब इधर देखो, हाँ, इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर तो कॉमन ले लिया आपने, हाफ के ए स्क्वायर अलग ले लिए। क्यों अलग लिए? क्योंकि वो टोटल एनर्जी है। तो अब बच रहा क्या? 3/4। ठीक है, एंड व्हाट इज दिस? E इंटू 3/4। तो कितना परसेंट हो रहा हो? 3/4 मतलब 75% है ना, 75%। तो काइनेटिक एनर्जी इज 75% ऑफ टोटल एनर्जी। E के अपॉन E, देखो ये E के अपॉन E विल बी इक्वल टू 3/4। 3/4 मतलब 0.75। हाँ बोलो ना बोलो, कुछ तो बोलो। हाँ, तो E के अपॉन E इज इक्वल टू 0.75, यानी कि इट इज 75%। तो कंक्लूजन लिखो प्लीज इसका। हेंस एट x इज इक्वल टू a/2, हेंस एट x is equal to a/2, the kinetic energy is 75% of total energy। मतलब काइनेटिक एनर्जी का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा। ओके, फिर पोटेंशियल एनर्जी का कितना रहेगा? 25%। लेकिन वैसा नहीं करेंगे अपन, निकालेंगे उसको, राइट? बोलिए अब, ये बोलिए EP, बोलिए EP का फॉर्मूला बोलिए। हाफ के एक्स स्क्वायर, लेकिन x क्या लेना है? a/2 मतलब a स्क्वायर बाय 4, a स्क्वायर बाय 4। Now this is EP is equal to half K
ए स्क्वायर को डालो ब्रैकेट में इंटू 1/4। तो ये क्या है फिर? टोटल एनर्जी है। तो EP इज इक्वल टू E/4 लिख सकता ना मैं, E/4। तो EP/E इज इक्वल टू 1/4, और 1/4 कितना रहता है? 0.25, राइट। सो दिस इज इक्वल टू EP/E इज इक्वल टू 0.25। तो ये परसेंटेज में कितनी हो गई? 25%। तो इसका कंक्लूजन क्या लिखेंगे आप? Hence at x is equal to A/2 potential energy is 25% of total energy. दोनों का डेफिनेशन दिया हुआ है, आइडियल सिंपल पेंडुलम और प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम। अब आइडियल सिंपल पेंडुलम का डेफिनेशन सुनने के बाद तो हमको थोड़ी बहुत हंसी आना चाहिए। कैसे? मैं आपको डिफाइन कर रहा। आइडियल सिंपल पेंडुलम यानी कि क्या? आप लोगों ने चाय पिए ना? हाँ, अच्छा लगा ना? अच्छा, ओके जी जी। तो कहा था मैं? हंसी आ जाएंगे आपको आइडियल सिंपल पेंडुलम की। आइडियल सिंपल पेंडुलम इज दैट पेंडुलम कंसिस्टिंग ऑफ ए हैवी पार्टिकल सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ मासलेस वेटलेस स्ट्रिंग फ्रॉम ए परफेक्टली रिजिड सपोर्ट। मतलब 3 चीजें जरूरी है। एक, वो पार्टिकल रहना लेकिन हैवी रहना। अब बोलेंगे पार्टिकल और हैवी मतलब एक टुकड़ा रहना और वो बहुत हैवी रहना। अ हैवी पार्टिकल एंड सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ ऐसा धागा कि ना जिसको मास है ना जिसको वेट है। धागा होना, हाँ, ना उसको वजन होना ना उसको मास होना, है ना। तीसरी बात, वो ऐसे सपोर्ट से सस्पेंड होना कि वो परफेक्टली रिजिड सपोर्ट होना। रिजिड मतलब उसके अंदर पार्टिकल्स का डिस्टेंस चेंज होना जिससे लटकाया गया, चेंज नहीं होना पार्टिकल, उसके जो अंदर पार्टिकल है। मैं जैसे धागा लाया था सिंपल पेंडुलम, तो रबर कॉर्क रखा था अंदर, तो वो है उसका सपोर्ट। तो वो सपोर्ट कैसा रहना चाहिए? परफेक्टली रिजिड रहना चाहिए। तो ये तीनों भी चीज पॉसिबल नहीं है। ऐसा कोई पार्टिकल पॉसिबल नहीं है कि जो हैवी रहेगा। ऐसा कोई धागा पॉसिबल नहीं है कि जिसको ना मास रहेगा ना वेट रहेगा, और ना ऐसा कोई सपोर्ट पॉसिबल है कि जो परफेक्टली रिजिड रहेगा। तो इसलिए आइडियल सिंपल पेंडुलम इज नॉट पॉसिबल, इट डज नॉट एग्जिस्ट। जैसा आइडियल टीचर डज नॉट एग्जिस्ट, आइडियल स्टूडेंट्स डज नॉट एग्जिस्ट, डू नॉट एग्जिस्ट, सो दैट्स व्हाई आइडियल सिंपल पेंडुलम डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। अब आप बोलेंगे आइडियल टीचर बोले तो ऐसा रहना, यूं रहना, त्यों रहना, तो यहां तो मैं तो खड़े होने के लायक नहीं है फिर आपके सामने। फिर मैं भी बोलूंगा कि आइडियल स्टूडेंट भी ऐसे रहना, तो आप भी मेरे सामने बैठने के लायक नहीं रहेंगे। इसलिए आप भी कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए और हम भी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। हम आइडियल टीचर नहीं हैं और ना ही आप आइडियल स्टूडेंट हैं। तो फिर जरा प्रैक्टिकल बात करो ना, प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम क्या है फिर? ए मेटल बॉब, अ स्मॉल मेटल स्फीयर, अ स्मॉल मेटल स्फीयर जिसको कहते हैं बॉब, अ स्मॉल हैवी metal sphere called as bob suspended with the help of a lightweight string. lightweight string मतलब वो ना मासलेस है ना वेटलेस है, वजन कैसा है उसका? हल्का है। सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ ए लाइट वेट
लाइट वेट स्ट्रिंग फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट, परफेक्ट वर्ड निकाल दो, क्या निकाल दो, परफेक्ट वर्ड निकाल दो, और क्या बोलो, फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट इज कॉल्ड एज अ प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम, राइट, अ प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम। तो दोनों भी डेफिनेशन आपकी किताब में दिए हुए हैं, आप उसको बाद में लिख ले सकते हैं कि आइडियल सिंपल पेंडुलम क्या है और आपका प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम क्या है। और उन्होंने कभी कभी 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन भी पूछते कि व्हाई आइडियल सिंपल पेंडुलम डज नॉट एग्जिस्ट, तो उनको बोल देना कि एन आइडियल सिंपल पेंडुलम इज डिफाइंड एज a heavy particle suspended with the help of a massless and weightless string from a perfectly rigid support, and hence a very heavy particle is not possible, and weightless and massless string is not possible, and a perfectly rigid support is not possible, hence an ideal simple pendulum is not possible. That's why what is possible? Practical simple pendulum is possible. So what is a practical simple pendulum? A heavy small metal sphere called as bob, suspended with the help of a lightweight string from a rigid support. इसको बोलेंगे आप प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम। अब अगर एक बेवकूफ ने सवाल पूछ लिया कि डिफाइन सिंपल पेंडुलम, अब आपके मन में ये सवाल आएगा, सर हमने आइडियल सिंपल पेंडुलम का डेफिनेशन लिखना, क्या हमने प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम का डेफिनेशन लिखना? तो बेटर ये है कि आप दोनों भी डेफिनेशन लिखना। अब वो पूछने वाला क्या उसके दिल में था, अपने को क्या मालूम, और आंसर चेक करने वाला उसके दिल में क्या है, हमको ये नहीं मालूम उनने क्या एक्सपेक्ट कर रहा बोल के। तो क्या करो, दोनों को पुश कर दो। ओके, चलिए अब उसके बाद लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम किसको बोलेंगे? तो मैंने जो सिंपल पेंडुलम लाया था आपके सामने, और उसी वक्त उसी दिन मैंने आपको बता दिया था कि लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम मतलब क्या। ये इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ओ। ये सपोर्ट है, ये छत है, समझ लीजिए छत से लटकाया गया, और ये पॉइंट ओ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, और ये स्फेयर का सेंटर ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो ये क्या है, कौन सा पॉइंट है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसको कहते हैं लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। सो लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन and the center of gravity of the bob is length of simple pendulum. उसमें आपने ये नहीं बोलना length of the string is simple length of simple pendulum। आप बोलेंगे जो धागे की लेंथ है वही length of simple pendulum है, ऐसा नहीं बोलना। तो आप क्या बोलेंगे फिर, distance between point of suspension and center of gravity of the bob, राइट। तो ऑफकोर्स फिर उसके अंदर इसका ये डायमीटर ऐड हो जाएगा, ये डायमीटर ही है ना, रेडियस है ना, सॉरी, ये रेडियस ऐड हो जाएगा, यानी कि धागे की लेंथ और ये रेडियस, स्फेयर का रेडियस, वो रहेगा लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। ओके, नो प्रॉब्लम। चलो ये तो आपको, अब कितने डेफिनेशन बोल दिया मैंने अभी बैठे बैठे? 3। कौन कौन से? पहला आइडियल सिंपल पेंडुलम, दूसरा, तीसरा सिंपल पेंडुलम, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, ऑफ कोर्स प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम। फिर पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या रहेगा? द टाइम टेकन बाय द सिंपल पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, एंड दैट डे आई टोल्ड यू व्हाट इज वन ऑसिलेशन, राइट। सो द टाइम टेकन बाय द सिंपल पेंडुलम टू कंप्लीट one oscillation is called as period of simple pendulum. So we are going to now see if this pendulum is performing a linear motion under certain limitations. We have to prove that the bob is performing linear SHM, and if it is performing linear SHM, then we are going to find out the equation for the time period of simple pendulum. Okay, so get ready with this. So this is our simple pendulum now. This is the support I am drawing, and here I am taking the point of suspension, and see here, this is the simple pendulum, और
अगर आप फिगर मेरे साथ ड्रॉ करें तो आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी, एक बहाना मिल जाएगा फिगर ड्रॉ करने का। ठीक है, ये इसकी मीन पोजीशन पर था ये, तो ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को मैं एस नाम दे देता, एस नाम, और ये जो इसकी इनिशियल यानी कि मीन पोजीशन को नाम दे देता ओ। ठीक है ना, सो रहे ना तुम लोग? हाँ, सो जाओ। ओके, अब क्या करें, इसको डिस्प्लेस करें तो उन्हें क्या करता, ऑसिलेशंस करता। समझो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में ये उसकी डिस्प्लेस्ड पोजीशन है। कोई दूसरे कलर का चौक दिख रहा है? नहीं, चलिए। तो अब ये इसकी डिस्प्लेस्ड पोजीशन है। किसी लम्हे में हमने जब देखे तो इन्हें यहां था, कहां था? यहां से ड्रॉ करें तो आसान होता हो। अब क्या करेंगे, स्टूडेंट तो नहीं मजाक कर रहे, तो सर ही से मजाक कर ले रहे। स्टूडेंट तो ऐसा मेरे को घूर घूर के देख रहे कि हजरत कब का बदला निकाल रहे, क्या मालूम की क्या करे थे, क्या मालूम कि हम। ये डिस्प्लेस्ड पोजीशन है, यानी ये नो अपनी जगह से हटे हुए हैं, हटेले है ये। क्या है ये? हटेले है। अब आपको हंसाने के लिए भी कुछ भी बम्बैया मराठी बोल रहा मैं, कुछ भी सरकले ले आए थे, भन्नाट ले आए थे। ये कौन? बॉब। ये पोजीशन पर है, ये पोजीशन को नाम दे देंगे ए। इनो ए पर है, ये पॉइंट को हम ए नाम दे रहे। और इधर का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ वो ले रहे थीटा। ठीक है, ए मैं यहां नहीं लिखता, ए यहां लिखता। ए अंदर भी लिखा तो चलता, अंदर कुछ काम नहीं है। और ये ओ अंदर लिखे भी तो चलेगा, बस बाहर भी लिखे तो चलेगा। तो जनाब ये भी एल है। हाँ जी, चाबी मेरे पास है, लॉक कर दिए उसको। जी, शुक्रिया। हाँ, ये भी लेंथ एल है। ऑफकोर्स इधर जाने के बाद भी लेंथ एल ही रहेगी, चेंज थोड़ी ना है। ये डिस्प्लेसमेंट है यहां से लेके यहां तक, तो डिस्प्लेसमेंट को क्या ले रहे हैं हम? एक्स। वेरी गुड। चलो सोए हुए नहीं है आप लोग, एक्स। इसको वर्टिकल एंगल बोलते हैं, ये जो थीटा है ना, वर्टिकल एंगल। अब कोनिकल पेंडुलम में उसको सेमी वर्टिकल एंगल बोलते थे, कोनिकल पेंडुलम में। ओके, हो गया, फिगर ड्रॉ हो गया आराम से। बिल्कुल फिगर आप समझ के, ये इसका एम्पलीट्यूड की पोजीशन पे नहीं लाया, हो सकता उन्हें और जाता होगा उधर, लेकिन मैंने उसको एक्स डिस्प्लेसमेंट पर लाया है। चलो अब इधर नाम लिख लो, सब नाम लिखो। एस क्या है? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। शॉर्ट में लिखो बस, ऐसा डिटेल में मत लिखो। उसके बाद एस ओ इज इक्वल टू एस ए इज इक्वल टू एल, और ये क्या है? लेंथ ऑफ एस पी मतलब सिंपल पेंडुलम। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस नहीं, सिंपल पेंडुलम शॉर्ट में लिख रहे हम। चलो फिर उसके बाद थीटा, सेमी वर्टिकल एंगल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं इसको, सेमी वर्टिकल एंगल। ठीक है ना? ओ ए क्या है? ओ ए इज इक्वल टू एक्स। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ए क्या है? सॉरी, ओ क्या है? मध्य प्रदेश है, मेन पोजीशन। और वो ए क्या है? डिस्प्लेस्ड पोजीशन।
हो गया? चलिए अब मैं क्या कर रहा देखिए, यहां पर मैं ये जानना चाह रहा हूं कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं, द फोर्सेस इन द डिस्प्लेस्ड पोजीशन। तो आप बोलेंगे सर एक तो पहला वेट ऑफ द बॉब इटसेल्फ विच इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। ओके, तो ये वेट mg ऑफ द बॉब एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, और दूसरा टेंशन इन द स्ट्रिंग, और उसको रिप्रेजेंट करेंगे टी डैश से। आप बोलेंगे डैश क्यों लगा रहे सर? तो टाइम पीरियड के लिए टी यूज करेंगे और टेंशन के लिए टी डैश यूज करेंगे। तो यहां बता दो फिर टी डैश उसका डायरेक्शन कहां रहेगा? टूवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, टूवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तो ये है, देखिए ये क्या है? टी डैश। ये दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, टेंशन टी डैश इन द स्ट्रिंग डायरेक्टेड टूवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड वेट mg in the vertically downward direction. Now I am going to resolve this weight mg into two components, right? तो ये components में हम इसको resolve करेंगे। चलिए resolve कीजिए, थोड़ा मैं इसको और सीधा कर देता हूं ताकि मुझे resolution में जो है components बताने में आसान हो जाए। ये है weight mg, इसको resolve कर रहे हैं हम, राइट? तो एक कंपोनेंट ये रहेगा और एक कंपोनेंट, ये x को मैं ऊपर लिख रहा हूं, ये इसके दो कंपोनेंट्स, एक रहेगा mg cos थीटा और एक रहेगा mg sin थीटा। तो ये वाला चूंकि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा रहेगा, और जो थीटा के को लगे हुआ रहता है, वेक्टर से थीटा को जो लगे हुआ रहता है वो रहता कॉस कंपोनेंट, राइट? तो ये कंपोनेंट कौन सा है? mg cos थीटा, और ये जो है mg sin थीटा, mg sin थीटा। तो क्या किया हमने? mg के कंपोनेंट्स यानी उसको रिजॉल्व किए। तो कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं? तो टी डैश टेंशन इन द स्ट्रिंग, इसका मीनिंग लिख देंगे, टेंशन इन स्ट्रिंग, और दूसरा mg वेट ऑफ बॉब, फिर mg cos थीटा और mg sin थीटा क्या है? कंपोनेंट्स है, mg cos थीटा, mg cos थीटा एंड mg sin थीटा। ये क्या है? कंपोनेंट्स, अब आप देख रहे हैं कि ये mg cos थीटा है वो टेंशन टी डैश को बैलेंस कर रहा, राइट? तो मैं ये लिख सकता हूं ना फिर, यस, टी डैश इज इक्वल टू mg cos थीटा। और बोलेंगे सर हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब ये आप देख रहे हैं mg sin थीटा, उसका डायरेक्शन तकरीबन किस तरफ है? टूवर्ड्स द मीन पोजीशन है। तो कौन सा फोर्स है जिसका डायरेक्शन टूवर्ड्स द मीन पोजीशन रहता? रेस्टोरिंग फोर्स। मतलब ये कंपोनेंट रेस्टोरिंग फोर्स दे रहा, ये रेस्टोरिंग फोर्स दे रहा, यानी कि रेस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू रेस्टोरिंग फोर्स F इक्वल टू, बोलिए, mg sin थीटा। ठीक है? अब आपकी किताब वाले ने वहां पर माइनस साइन लगाया होगा और माइनस साइन का रीजन भी बोला होगा, नहीं बोला? लेकिन माइनस साइन तो लिया ना, यहां पर ये माइनस साइन लिया है,
अब नेगेटिव साइन क्यू आगे चल के बोलूंगा, उन्होंने नहीं बोला ना, मैं आगे चल के बोलूंगा आपको। ओके नाउ तो यानी कि F इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा, ठीक है, वही था, उसको वो हटा के लिख दिया मैंने। चलो अब मुझे साइन थीटा बोलो फिगर से, फिगर से साइन थीटा बोलो। ये थीटा है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि अपोजिट साइड है x और हाइपोटेन्यूस क्या है l, राइट। तो साइन थीटा, वो बेवकूफ क्या बोल रहा है किताब वाला कि साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। अरे क्यों भाई, साइन थीटा निकाल के बता देना बच्चों को, इजी हो जाता। तो साइन थीटा इज इक्वल टू बोलो, साइन थीटा इज इक्वल टू x अपॉन l। चलो ये वैल्यू ऊपर डाल दो, तो F इज इक्वल टू माइनस एम जी एक्स अपॉन एल। जम रहा है? हाँ, अब मैं बोलूंगा नेगेटिव साइन Q, क्योंकि रेस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द मीन और डिस्प्लेसमेंट जो है ये टुवर्ड्स द मीन। फिर से हाँ, रेस्टोरिंग फोर्स का काम क्या है? मीन पोजीशन की तरफ जाना और डिस्प्लेसमेंट मीन से दूर होना। तो नेगेटिव साइन इज इंडिकेटिंग दैट F एंड X आर अपोजिट। नेगेटिव साइन इज इंडिकेटिंग दैट F एंड X आर अपोजिटली डायरेक्टेड। ओके चलो मेरे साथ है ना आप लोग? चलो ये अब मैं क्या कर रहा, ये हटा दिया तो चलेगा ना? देखो अब मैं लिख रहा F अपॉन M, मैं लिख रहा F अपॉन M इज इक्वल टू, ये M इधर लेके चले गया, माइनस जी एक्स अपॉन एल। आप बोलेंगे सर लेकिन फोर्स अपॉन मास तो एक्सेलरेशन होता ना सर, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो फोर्स अपॉन मास, अग्री? जहां पर आप नहीं एग्री हो रहे वहीं बोल दो मुझे। F अपॉन M एक्सेलरेशन है, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस G अपॉन L इंटू एक्स। क्या किया मैंने बोलो? मैंने दो काम किया। एक काम बोलिए हटा के, और एक काम किया x को अलग कर दिया और g अपॉन l को अलग कर दिया। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि एट अ प्लेस दिस g is constant and for a given simple pendulum l is constant, so that means these quantities are constant. So I can say that acceleration is equal to minus constant into x. अब प्रोपोर्शनलिटी लाओ, उल्टा कर रहे, तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो ये प्रॉपर्टी किस में होती है? लीनियर एसएचएम में। लीनियर एसएचएम का डेफिनेशन याद करो, ए लीनियर पीरियोडिक मोशन in which the magnitude of restoring force, और आगे लिखाया था और एक्सेलरेशन, लिखाया था मैंने, और एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड बोथ आर अपोजिटली डायरेक्टेड। क्या हम वो अचीव कर सके, बता सके? इससे ये साबित हो रहा है कि द बॉब इज परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम लिखा। और फिर हमने ये भी, अच्छा उन्होंने किताब वालों ने फोर्स का यूज करे क्या? चलता मैं ये एक्सेलरेशन से बता रहा, वैसा अगर फोर्स से बता रहे ना तो वो यहीं आ जाता, हो यहीं आ जाता, क्योंकि m बॉब का मास रिमेन्स कांस्टेंट, g एट अ प्लेस कांस्टेंट, l फॉर अ गिवन सिंपल पेंडुलम कांस्टेंट। तो ने शायद इससे बोल रहा होगा, तो क्या है कि नहीं मालूम मुझे, मैं देखा नहीं वो, परंतु एक्सेलरेशन तो पक्का काम हो जा रहा ना, पक्का काम हो जा रहा। Acceleration is directly proportional to displacement x and negative sign is indicating that acceleration and displacement are in
opposite direction, hence the simple pendulum is performing linear SHM. इसका पहले ये वर्डिंग्स में लिख लेना, इम्तिहान में अगर ये आ गया तो वर्डिंग्स में लिख लेना. दिस शोज दैट एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, हेंस द सिंपल पेंडुलम इज परफॉर्मिंग लीनियर SHM. अब ये प्रूफ हो गया कि उन्हें लीनियर SHM कर रहा है. किसी को कुछ दिक्कत इसमें? ये पूरा डेरिवेशन आपके सामने है, कुछ पूछना है तो अभी पूछ लो, बाद में गालियां नहीं देना मुझे. नहीं? अच्छा, फिर मैंने बोला था ये अंडर सर्टन कंडीशन इन्हें लीनियर SHM करेगा. तो आप बोलेंगे सर वो कंडीशंस क्या है कि जिसमें आप बोल सकते कि ये लीनियर SHM है? कंडीशन ये है कि ये जो एम्पलीट्यूड है ये एम्पलीट्यूड छोटा रहना चाहिए. अगर ये बड़ा हो गया तो इन्हें क्या हो जाएगा, ऐसा कर्व्ड हो जाएगा. कर्व्ड हो जाएगा ना, कर्व्ड हो जाएगा. और ये जो हम ऑलमोस्ट ऐसे स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट ले रहे तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा. तो कंडीशन क्या है कि उसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन स्मॉल चाहिए, स्मॉल चाहिए, तो तब जाके लीनियर SHM कर रहा है. ज्यादा एम्पलीट्यूड नहीं, उसमें लागू नहीं होता. चलो, अब सवाल ये उठता है कि अगर इन्हें लीनियर SHM कर रहा है तो इसका टाइम पीरियड का इक्वेशन बोलो सर. अभी निकाल के लाया, अभी 2 मिनट में. फिगर हटा देता, फिगर की कुछ जरूरत है क्या? नहीं ना, हटा दूं? चलो, ऐसा जोश में आके तो यस नहीं बोल रहे ना, या गुस्से से तो यस नहीं बोल रहे ना? ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है. अब मैं क्या करता, ये इधर ये वाला इक्वेशन लेता, ये वाला कौन सा वाला? ये वाला. इसको मैं बोलता इक्वेशन 1. ठीक है, इक्वेशन 1 देखें, लिखिए. फॉर SHM एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बोलो. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, बोलो, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. अब ये तो साबित हो गए ना भाई कि इन्हें लीनियर SHM कर रहा, तो फिर एक्सेलरेशन का ये भी तो फॉर्मूला है, ये भी तो फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का, SHM में ही है. तो ये इक्वेशन 2. अब जरा आप इक्वेशन 1 और 2 को देखो, 2 और 1 को देखो, क्या दिख रहा? दोनों भी इक्वेशन किसके हैं? एक्सेलरेशन के. अगर उनके लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल है तो राइट हैंड साइड्स भी इक्वल आना चाहिए. तो मैं ये लिखूंगा फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, बोलिए, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस GX अपॉन L. तो x and x will get cancelled. Of course, minus and minus will get cancelled. So what will be now? Omega square is equal to G upon L. अब आप समझ गए मैं ओमेगा क्यों निकाल रहा, क्योंकि मैं किसका इक्वेशन डिराइव करना चाह रहा हूं? टाइम पीरियड का. और टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? T इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा. ओमेगा ही है ना उसमें, तो ये ओमेगा की वैल्यू निकल जा रही ना. देखिए, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू G बाय L. सो देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ G बाय L. ये देख लीजिए, देख लीजिए, मैं ऐसा ज्यादा आप पर फोर्स नहीं डाल रहा. मैंने कुछ अगर मोदी साहब के जैसा कुछ करप्शन घपला करा तो यही बोल दीजिए मुझे. ये डेरिवेशन से एक्सेलरेशन का इक्वेशन आया, और अगर ये साबित हो गया कि इन्हें लीनियर SHM कर रहा, तो फिर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये भी है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. तो उन्हें इक्वेट होना चाहिए. मैंने इक्वेट करा, उस पर से मैंने ओमेगा की वैल्यू ला लिया. चल बोलो, अब टाइम पीरियड T इज इक्वल टू, बोलो, 2 पाई बाय ओमेगा. सो टाइम पीरियड T is equal to 2 pi by omega. So T is equal to 2 pi upon omega की वैल्यू क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ G अपॉन L.
हटा दो, अब इसको काम हो गया इसका। बहुत मतलबी लोग हैं हम, काम हो गया कि हटा देते, मिटा देते, उसको खत्म ही कर देते। t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट, ये अब ये ऊपर ले रहा मैं, न्यूमरेटर में ले रहा, तो L अपॉन जी। t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L अपॉन जी। बहुत बहुत फेमस इक्वेशन है, पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का ये इक्वेशन है। t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L अपॉन जी। और कंडीशंस लागू, कंडीशंस लागू, कंडीशंस लागू। तो फातिमा, अगर मैं ये रेगुलर लेक्चर्स में लेता था ये चैप्टर, तो कब खत्म होता था ये? बोर्ड्स तक। मुझे नहीं लगता बोर्ड्स तक खत्म होता था, नहीं होता था। फिर भी अपन आते थे, आप पेपर दे देना था, फिर बकाया चीज को सीखने के लिए आ जाना। चलो ये हो गया। हाँ, कंडीशंस याद रहेंगे ना? एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन शुड बी स्मॉल, और एक पॉइंट अभी मैंने आपके टेक्स्ट बुक में देखा, द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम शुड बी लॉन्ग। लेंथ, दो कंडीशंस है, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम शुड बी लॉन्ग एंड दूसरी एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन शुड बी स्मॉल। चलो, अब यही फॉर्मूले से, इसी फॉर्मूले से लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम निकले। क्या निकले? लॉ सिंपल पेंडुलम। एसपी मतलब सिमिट्रियोपोलिस नहीं, सिंपल पेंडुलम, लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम। बस ये इक्वेशन को देखो और लॉज बोलते जाओ। पहला लॉ, टाइटल लिखे क्या? लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम। मैं अब स्टेटमेंट नहीं बोलूंगा, स्टेटमेंट नहीं बोलूंगा, डायरेक्ट मैं मैथमेटिकल इक्वेशन लिखूंगा। टाइम पीरियड के इक्वेशन में आपको मास का टर्म नहीं दिख रहा, यानी कि टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मास, राइट? तो आप क्या लिखेंगे? आप बोलेंगे T डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास। किसका मास? ऑफ बॉब या सिंपल पेंडुलम। पहला लॉ। सेकेंड लॉ, क्या इसके टर्म में x दिख रहा? नहीं दिख रहा। x नहीं है मतलब एम्पलीट्यूड नहीं है, यानी कि t डज नॉट डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड। t डज नॉट डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड a। आप बोलेंगे सर जो चीज दिख रही है नहीं आप उसका बोल रहे, जो चीज दिख रही उसका बोलो ना। तो मैं बोलूंगा कि t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, लेकिन इसके अंदर कंडीशन लागू। इफ g इज कांस्टेंट, इफ g इज कांस्टेंट, जमीन पर से सिंपल पेंडुलम को चांद पर लेके गए तो g कांस्टेंट नहीं रहता, g वहां 1/6 हो जाता है, 1/6 हो जाता है। इसलिए कंडीशन क्या है? g शुड बी कांस्टेंट। इफ g इज कांस्टेंट, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ लेंथ। लेंथ, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम। चलो चौथा बोलो अब। टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g एट दैट प्लेस इफ L इज कांस्टेंट। ये आ गए 4 लॉज, इनको कहते हैं लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम। कितने लॉज हैं? 4। पहला, T डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास। दूसरा, T डज नॉट डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड। चौथा, T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ L इफ G इज कांस्टेंट। एंड फोर्थ, T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन को बोल रहे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल रहे हैं ना आप डायरेक्टली, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इफ L इज कांस्टेंट। बैक पैक मत करो, इसका एक छोटा पॉइंट बाकी है अभी।
हो गया, खत्म कर रहा, खत्म, बिल्कुल हो गया। इसका मुझ काला कर दे रहा हूं मैं। सेकेंड्स पेंडुलम, सेकेंड्स पेंडुलम, सेकेंड्स पेंडुलम, क्या बोलेंगे? सेकेंड्स पेंडुलम। सकवान, इसके नोट्स बन जाएंगे ना आज के कल? आज इंशाल्लाह। ओके, सेकेंड्स पेंडुलम का डेफिनेशन ऐसा है, अ सिंपल पेंडुलम हैविंग टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। एक ऐसा सिंपल पेंडुलम कि जिसका टाइम पीरियड कितना है? 2 सेकेंड, तो उसको कहते हैं सेकेंड्स पेंडुलम। तो आपकी अच्छी हैंडराइटिंग में, आपके अच्छे पेन से ये डेफिनेशन मैं बोल रहा हूं, इसलिए आप लिखिए। क्या लिखेंगे डेफिनेशन? अ सिंपल पेंडुलम having time period t is equal to 2 second, time period t is equal to 2 second is called as a seconds pendulum। अच्छा, अब जरा t के फॉर्मूले को देखो जरा आप, इसका क्या फिक्स्ड है? नहीं, क्या फिक्स्ड है डेफिनेशन के हिसाब से? क्या फिक्स्ड है? टाइम पीरियड फिक्स्ड है, मतलब ये t कितना होना? 2 सेकेंड। तो हम निकालेंगे क्या इसका? L निकालेंगे। वेरी गुड। तो फिर आप ये निकालो कि सेकेंड्स पेंडुलम की लेंथ कितनी रहनी चाहिए, राइट? तो वो निकालने के लिए क्या करना? ये 2 की जगह पे क्या डालेंगे आप? 2, राइट? तो पहले क्या करो, ये फॉर्मूला लिखो, t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L अपॉन G। लिखे? अब दोनों साइड का स्क्वायर करो, करें स्क्वायर, क्योंकि L रूट में बैठे हुए हैं ना, तो जब उन्हें बाहर निकलेगा तो तब L की वैल्यू निकालेंगे ना। तो t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू L अपॉन G। अब लिखिए, फॉर सेकेंड्स पेंडुलम t इज इक्वल टू ts इज इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड डालते फिर ये वैल्यू यहां पर, बोलिए क्या हो जाएगा फिर? 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू, हाँ अब यहां पर कर दीजिए L इज इक्वल टू LS कर दीजिए। LS मतलब लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम, LS मतलब लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम। देखो मैंने शॉर्टकट निकाला सेकेंड्स पेंडुलम के लिए, सेकपेक सेकेंड्स पेंडुलम, नहीं सेकपेन। ओके चलो, हाँ तो अब मैं ये L की जगह क्या डालूंगा? LS अपॉन G। अब ये 2 स्क्वायर मतलब 4 रहेगा, तो ये इसके साथ कैंसल हो जाएगा। अब बोलिए यहां 1 बचेगा, हाँ तो LS इज इक्वल टू, बोलिए LS इज इक्वल टू G, इधर चले जाएगा G अपॉन पाई स्क्वायर। हो गया, दिस इज द लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम। तो बंद कर दीजिए।